धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आज़ाद सहाफत के क्षेत्र में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका निभा रहा है तो हमारी ज़रा सी आर्थिक मदद, माली ताउन करने की कृपा करें, कष्ट करें, जो भी आप लोग समझें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वीडियो के नीचे एक बॉक्स खुलता है, साइड में जो 3 डॉट्स होते हैं उन पर क्लिक करने के बाद उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसमें एक लिंक है, वहाँ लिखा होता है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर। उस पर क्लिक करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर पेटीएम के और गूगल पे के, फ़ोन पे के डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे हैं उसके ज़रिए भी आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, मजदूरों की जो सड़कों पे चलने वाली दुर्दशा है, जो हालत है, जो परिस्थिति है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट्स में सुनवाई हुई है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का हाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किस तरह मजदूरों को ट्रैक पर चलने से, सड़क पर चलने से रोक सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कैसे रोक सकते हैं। देश भर के प्रवासी मजदूर, पता है आपको, आजकल इन दिनों आवाजाही कर रहे हैं और पिछले 50-52 दिन से उनकी वो आवाजाही लगातार जारी है। उसकी निगरानी हम कैसे कर सकते हैं और उस पर रोकथाम हम कैसे लगा सकते हैं, ये काम अदालत का नहीं है और अदालत के लिए ये संभव भी नहीं है। असंभव जैसा शब्द इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या हम सरकार के निर्देशों का पालन कराएंगे? ये हमारा काम है। इस मामले में सरकार को ही कुछ करना होगा, कोई कार्रवाई करनी होगी, कुछ कदम उठाने होंगे। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार मज़दूरों को पैदल चलने से रोकने के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर पा रही है? वो जो भी कुछ कर रही है उस बारे में कम से कम कोर्ट को आके एक बार अपनी रिपोर्ट तलब कराए। हम लोग उनके ट्रांसपोर्ट की जो है व्यवस्था करा रहे हैं। वहाँ पे सरकारी वकील जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम लोग उनके ट्रांसपोर्ट की सरकारी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी है जो पैदल चल दे रहे हैं। अब बताइए, जब गाड़ी खड़ी है तो किसी के सिर में वो लोचा फंसा है क्या? वो संजय दत्त वाले स्टाइल में जो वो कहते हैं MBBS फिल्म के अंदर के दिमाग में लोचा हो गया, वो पैदल चल रहा है, वो पागल है, वो आदमी ट्रेन में बस में नहीं जाएगा, ये हालत है इनका। लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ करके इन्होंने कहा है। अब मैं आपके सामने मद्रास हाईकोर्ट का हाल रखने जा रहा हूँ। मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो पिटिशन दाखिल की जा रही है साहब। इस पूरे सीन के दौरान आप एक सर्च कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जितना अच्छा काम आपके देश के हाई कोर्ट्स कर रहे हैं उतना अच्छा काम सुप्रीम कोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट जितने हैं वो स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं। तो उसी क्रम में मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए, कॉग्निजेंस लेते हुए कहा कि मज़दूरों की जो तस्वीरें अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दिखाई दे रही हैं वो उनकी दुर्दशा को जाहिर कर रही हैं। उनको देखा नहीं जा रहा है। लगता ऐसा है वो जिस राज्य के हैं, यानी कि जहां से संबंधित रखते हैं, उन राज्यों ने भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा और जहां वो काम कर रहे थे उन राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनके वहाँ वो काम करते हैं, उन्होंने भी उनके बारे में नहीं सोचा है, उनको उनके हालात पर छोड़ दिया है। जस्टिस एस किरुबकरण और जस्टिस आर हेमलता की बेंच थी, उसने इस पूरे मामले पर केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आप लोग अपना जवाब दाखिल करें। 1 हफ्ते बाद हम लोग इस पर सुनवाई करेंगे। तो तुलना कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शराब पर लगाए गए कोरोना टैक्स को हटाने से या उस पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शराब पर लगाए गए 70% जो कोरोना टैक्स है जो दिल्ली के अंदर लगाया गया है उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में हम चाहते हैं कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे। आखिर उन्होंने किस आधार पर एकदम 70% वो जो है टैक्स लगाया है, यानी कि कोई स्टे नहीं किया, लेकिन इसमें अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी 29 मई। अब इसमें सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, 29 मई को सुनवाई होगी। क्या होगा कुछ पता नहीं है। बड़ी कीमतें गैर कानूनी हैं और मनमाने ढंग से लगाई गई हैं क्योंकि शराब पे पहले से ही सभी तरह के टैक्स हैं। ये बात कहते हुए हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिस पर हाई कोर्ट ने
कोरोना टैक्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें आपको, तीसरे लॉकडाउन के बाद तमाम जगह शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ जुट रही है और सरकार टैक्स जमा करके रुपए बटोरने में लगी हुई है। अब इसी खबर को सुप्रीम कोर्ट से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तमिलनाडु सरकार। आपको पता है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जब लिहाज नहीं रखा जा रहा है, पालन नहीं कराया जा रहा है, तो आप दुकानों से शराब नहीं बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन शराब बेच सकते हैं, दुकानें बंद कर दीजिए। उस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। 8 मई के मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा है कि दुकानों से, काउंटरों से शराब बेची जा सकती है। तो यहाँ 2 मामले फिर से, एक बार शराब वाले मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का, एक हाई कोर्ट का है। सो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इसी तरीके से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। तो ऐसे शख्स पर जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, जिसको उसमें कहा जाता है कि पेनल्टी लगा दी है, कॉस्ट लगा दी है, वकीलों की भाषा में कहा जाता है। कहा है कि ऐसे लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की और एक सुनवाई इसमें मद्रास हाई कोर्ट की, इसको ध्यान में रखिएगा, सोचिएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिना काम वेतन देने से इनकार करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है सरकार। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान जब बेरोजगारी की हालत पैदा हो गई और तमाम इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां तमाम बंद हो गई, तो उस दौरान गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करी जिसमें कहा कि तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो अपने यहाँ के वर्कर्स को, मजदूर को, कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगी। उसके खिलाफ बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे प्रतिष्ठान पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया है, कहा है कि वो बाध्य नहीं किए जा सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम दिया है केंद्र सरकार को कि वो अपनी तरफ से जवाब दाखिल करे, तब तक लेकिन वो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो मज़दूरों पे एक मार ये भी है कि कंपनी मालिकों ने कह दिया है कि वो पैसे नहीं देंगे। रिपोर्ट्स यहाँ तक आ रही है कि जो पिछले काम किया था उन्होंने, उस तक का पैसा नहीं दे रहे। आगे तो अपनी तरफ से सरकार के कहने के बाद क्या देते। ये तमाम वही लोग हैं जो सबसे पहले देशभक्ति और राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, लेकिन मज़दूरों की भुखमरी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अपना धंधा देख रहे हैं, अपने लिए पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट से झटका खा चुके गुजरात के शिक्षा और कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। बता दें आपको, गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी के नेता भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, जो ढोलका विधानसभा सीट से 2017 में जीत कर आए थे, उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। कहा था कि 419 मतपत्र जो ईवीएम से पहले गिने जाते हैं उनको नहीं किया गया, पहले ईवीएम की काउंटिंग की गई और 327 वोटों से इनके जीतने की घोषणा कर दी गई। इसको कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती के बाद जो वहाँ का रिटर्निंग अफसर था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था ढोलका का, और बाद में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा गलत तरीके से जीत के आया है, उसका नामांकन रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक लगा दी। अब यहाँ देखते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। यहीं से एक खबर थी जो हमने पिछले साल आपके सामने रखी थी। अप्रैल 2018 में जब बीजेपी के एक और विधायक जो द्वारका विधानसभा सीट से जीत के आए थे, प्रभुभा माने, उनके नामांकन में त्रुटियां पाने के बाद हाईकोर्ट ने उनका नामांकन भी रद्द कर दिया था, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी थी। 1 साल के दौरान 2 ऐसे मामले हुए थे। होना ये चाहिए था कि बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती, लेकिन कमेटी ना बना के हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर लंबे फंसेंगे, 2 के चक्कर में 100 फंस जाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 400 रोगों की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो उन तमाम 400 लोगों की लिस्ट बनाए, उनको फ़ोन करे, उनके खाने पीने, रहन, साफ सफाई की व्यवस्था का, सब चीज़ों का ध्यान रखे। क्वारंटीन सेंटर्स की दुर्दशा के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने योगी सरकार को ये आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने क्या कहा है वो थोड़ा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमा में दाखिल होने वाले हर शख्स की लिस्ट बननी चाहिए।
लिस्ट बनने के बाद उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए और क्वारंटाइन करने के दौरान जो है 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो लोग अगर किसी दिक्कत में हो तो ये अधिकारी को फ़ोन कर सकें और ये अधिकारी फ़ोन कर करके उनसे जानकारी ले सके। क्योंकि तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने पानी की व्यवस्था नहीं है और साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। लोग वहाँ पर बदहाल हैं, उनको इलाज तक नहीं मिल पा रहा है, 400 पर एक आदमी। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो अपने आसपास बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखें और उसकी जानकारी प्रशासन को दें, ताकि प्रशासन उनकी लिस्ट बना सके, सूची बना सके और महामारी को फैलने से रोका जा सके। अगर उनमें कोई बीमार हो उसको समय रहते इलाज दिलवाया जा सके। इस पूरे मामले पर अब दोबारा सुनवाई होगी 1 हफ्ते बाद। तब तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी एक्शन रिपोर्ट लेकर हमारे सामने पेश हुई। तो फिर मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको तुलना करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट वाकई कुछ अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मेरे लिए बोलना भी भारी पड़ सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रियल एस्टेट को आरबीआई की छूट का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये बताए आरबीआई और केंद्र सरकार। ये एक पिटीशन दाखिल की गई है क्रेडाई की तरफ से। क्रेडाई वो संस्था है जो आप जानते हैं रियल एस्टेट के ऊपर काम करती है। उनका कहना है कि हमें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई आरबीआई के ज़रिए कि क्या रियल एस्टेट के लोगों को भी जो ब्याज माफ़ी की गई है 3 महीने के लिए, वो प्रीमियम जमा नहीं करेंगे, ईएमआई जमा नहीं करेंगे, अपना लोन का पैसा जमा नहीं करेंगे, तो क्या वो सुविधा रियल एस्टेट के लोगों को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अस्पताल के आसपास क्यों नहीं रखे जा रहे हैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई और कहा गया कि महामारी का दौर चल रहा है और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर के आसपास नहीं रखा जा रहा है। अगर आसपास रखा जा रहा है या कहीं और रखा जा रहा है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं डॉक्टरों को जहाँ रखा जा रहा है, एक एक कमरे में कहीं कहीं डॉक्टर रखे जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से होगी। ये तमाम चीज़ें आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है और अगले 1 हफ्ते के अंदर कहा है कि हम इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। सरकार अपना इस पर जवाब दाखिल करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि जाइए सरकार के निर्देश लेके आइए, वो इस बारे में क्या निर्देश देती है। तुषार मेहता ने हालांकि फौरी तौर पर यानी कि तुरंत अपना जवाब देने की कोशिश की और कहा कि पिटिशनर जो है उसको पूरी जानकारी नहीं है, पिटिशनर जो है उसको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार तो 7 अप्रैल को ही आदेश जारी कर चुकी है कि डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, वो अपने घरों पे वापस ना जाएं ताकि महामारी ना फैले। बता दें आपको, राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले एक डॉक्टर ने ये पिटीशन दाखिल की है, जिसको पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उनकी पैरवी कर रहे हैं। अब इसमें अगले हफ्ते सुनवाई होनी है, देखेंगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। वैसे तो सॉलिसिटर ने पहले ही बता दिया कि साहब हमने तो 7 अप्रैल का ही ऑर्डर जारी कर रखा है। ऑर्डर तो पता नहीं आप क्या क्या जारी करते हैं। मज़दूरों को वेतन नहीं दिलवा पाए कंपनी और फैक्ट्री वालों से, लोगों को खाना नहीं दिलवा पाए, जुमलेबाजी सिर्फ गढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जमानत के लिए दिए गए हलफनामे पर ज़रूरी नहीं है दस्तखत होना। जी हाँ, हस्ताक्षर होना अभी ज़रूरी नहीं है। कोरोना लॉकडाउन के चलते जिस तरीके के हालात हैं, उस दौरान अगर किसी शख्स की ज़मानत दी जा रही है या किसी शख्स को ज़मानत दी जा रही है, कोई शख्स ज़मानत ले रहा है और उसके हलफनामे पर अगर उसके परिवार के लोग दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं और वो दिल्ली में बंद है और वो हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी हालात में उसकी ज़मानत को नहीं रोका जा सकता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन ने कहा है। उनका कहना है कि उनके सामने एक मामला पहुंचा है द्वारका कोर्ट का। द्वारका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दिल्ली की। वहां पे अपहरण के एक मामले में एक शख्स गिरफ्तार है। 10 महीने से उसकी ज़मानत अर्जी लगाई गई, ज़मानत उसकी एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन बाद में जब तमाम हलफनामे पेश किए गए, उस पर दस्तखत नहीं थे, तो उसको रिलीज़ ऑर्डर जारी नहीं किया गया, जिसको परवाना कहा जाता है। अब समझ गए हो ना, जैसे ज़मानत पे सुनवाई होती है तो जज कहता है हाँ भाई ज़मानत दे दी 50,000 रुपये पे, बाद में आपको 50,000 रुपये के दस्तावेज़ अपने हलफनामों के साथ में तमाम चीज़ों के साथ में दाखिल करने होते हैं। उसके बाद परवाना बनता है, परवाना जेल जाता है, तब वो आदमी रिहा हो पाता है। उसको जारी नहीं किया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग का गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं, इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जे हॉस्पिटल को कहा है कि वो एक मेडिकल बोर्ड बनाकर उसकी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश करे। बता दें आपको, पिछले साल एक नाबालिग का बलात्कार हुआ था, उसका यौन उत्पीड़न हुआ था, रेप हुआ था, उसके बाद वो गर्भवती हो गई थी और वर्तमान समय में वो 24 हफ्ते की गर्भवती है। उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव की शिकार है और पढ़ नहीं पा रही है, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में उसका गर्भपात करा दिया जाए। लेकिन कोई भी डॉक्टर 24 हफ्ते का गर्भपात कराने को तैयार नहीं है। इसके चलते उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस.जे. काथावाला ने यह आदेश जारी किया है और कहा है कि इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और मेडिकल बोर्ड बना के बताया जाए कि क्या इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, गर्भपात कराया जा सकता है या नहीं। जे हॉस्पिटल को यह आदेश जारी किया गया है। 10वीं खबर मैं फिर से आपके सामने बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ी हुई रख रहा हूं। आदिवासियों को भोजन और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाए महाराष्ट्र सरकार, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन निर्देश जारी किए हैं। एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि आदिवासी यानी कि एसटी इलाके के अंदर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अहमद सैयद की बेंच ने एक निर्देश जारी किया महाराष्ट्र सरकार को। पिटीशन दाखिल की गई थी विवेक पंडित नाम के शख्स द्वारा और उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को अगर कोरोना या किसी और बीमारी से पीड़ित वो हो जाएं तो उनका शहरों में इलाज भी कराया जाए। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की वो सुविधाएं नहीं हैं। उसी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाए, उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। 11वीं खबर सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने रख रहा हूं। कुवैत में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई और ये सब उस दौर में हो रहा है जब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे हवाई जहाज उड़ा दिए हैं और विदेशों से भारतीयों को लाया जा रहा है। इस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कुवैत के लोगों के लिए। बताया जा रहा है कि कुवैत में फंसे भारतीयों की स्थिति ऐसी है जैसे वहां उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो पिटीशन आई है ना, इसको प्रतिवेदन मान के आप लोग इस पर कार्रवाई करें, इन लोगों को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश करें, कार्रवाई शुरू करें। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। वहां पर एक शख्स हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर खान। 1998 में इन्हीं ने ऐसा मामला ईजाद किया जिसके बाद पाकिस्तान परमाणु ताकत बन गया, यानी कि ये वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान को एक परमाणु शक्ति बनाया गया है। लेकिन इनका आरोप है कि इन्हें सरकार की कुछ एजेंसियों द्वारा या यूं कहें सीधे सेना द्वारा कैद में रखा गया है और ये चाहते हैं कि इन्हें उस एजेंसी की कैद से सेना की कैद से आज़ाद कराया जाए और इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। इतनी सूचना है, इतनी बता रहे हैं। पूरा मामला फिर से सामने आएगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।